हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सीओपीडी के बारे में, दैट इज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। एंड सीओपीडी में 4 क्लासेस आती हैं मेन। तो पहली है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, एस्थमा और एम्फाइसीमा। इन सब का जो ओरिजिन है कि ये क्यों होती हैं वो सब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज़ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो कि एसिनस में होती है और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारी वॉल्स हैं, एल्वियोलाई की वॉल्स हैं, वो डैमेज होती हैं। तो उसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं वो सब हम पढ़ेंगे। मेनली ये बिकॉज ऑफ टोबैको स्मोक होता है। ओके, टोबैको स्मोक आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी मिल देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको दिखता है कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा है ये दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, एक ही इंसान को है, क्योंकि इसका जो कॉज है दोनों का ही सेम है, इसीलिए दोनों इकट्ठे दिखते हैं। हमें अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कोएग्जिस्ट। ओके, अलग अलग हमें पता कैसे चलता है? इसके थ्रू कि ये ब्रोंकस को अफेक्ट करता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्योंकि आइटिस है ना, ब्रोंकस की ही इन्फ्लेमेशन कर रहा है। और एम्फाइसीमा जो है वो एसिनस के बारे में है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद हमारी एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक्स, वो सब शुरू हो जाता है जो कि रेस्पिरेशन का एरिया है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद वाला जो एरिया दिस इज एसिनस। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एम्फाइसीमा को। एम्फाइसीमा जो है वो एक ऐसी एनलार्जमेंट हो जाती है, डायलिटेशन, जैसे कि हमने लिखा डायलिटेशन होती है एयर स्पेसेस की, जो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से डिस्टल है। ये बात हमेशा याद रखनी है एम्फाइसीमा में कि डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये नहीं भूलनी, डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद जो भी सामान है उसकी डायलिटेशन हो रही है। और इस केस में विदाउट फाइब्रोसिस होनी है। सारी चीज़ें जो भी हमारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आने हैं वो फाइब्रोसिस के बिना आने हैं, क्योंकि यही दिक्कत होती है रिस्ट्रिक्टिव केस में। हम जब डिफरेंशिएट करते हैं ना ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव को, तो इसी के बेसिस पे करते हैं मेनली कि ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो है कि हम लोग एयर फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किसी भी लेवल पे हम एयर फ्लो को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव है उसमें होता है कि जो एक्सपेंशन है लंग की वो जो है वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ, मान लो कि फाइब्रोसिस, उसकी वजह से टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई है। ऑब्स्ट्रक्टिव में ये जो एम्फाइसीमा है इसमें फाइब्रोसिस नहीं होती। ओके, देन ये जो हम लोगों ने अभी बात करी 4 टाइप्स के होते हैं एम्फाइसीमा। दैट इज़ किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये एम्फाइसीमा? ये डिपेंडेंट मतलब ये जो 4 टाइप्स है वो डिपेंडेंट है कि लोकेशन के ऊपर, कि कौन सी लोकेशन में हो रहा है। तो सेंट्री एसिनर, पैन एसिनर, पैरासेप्टल और इरेगुलर। नाम से आपको पता लग रहा है कि पहला जो सेंट्री एसिनर है वो सेंटर वाले रीजन्स में होगा, मतलब कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट्स है ना एसिनाई के, वहाँ पे होगा, ये प्रॉक्सिमल पार्ट में होगा। और ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लो, ये ए पार्ट, इधर सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा है, इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को हो रहा है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ही आते हैं ना सबसे पहले, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट आती है और एल्वियोलस आता है। तो सबसे पहला जो सेंट्री एसिनर है वो प्रॉक्सिमल, हमारी जो प्रॉक्सिमल है उसी को अफेक्ट करती है, और प्रॉक्सिमल में हमारे आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ओके, जो पैन एसिनर होती है ये वाली, ये दोनों को ही अफेक्ट करती है, प्रॉक्सिमल को भी और डिस्टल को भी। मेनली ये डिस्टल हमें यहाँ पे दिख रही है। ये जो है ये बेस ऑफ द लंग, जो बेस ऑफ द लंग है वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसकी जो साइट है वो बेस ऑफ द लंग है। और ये जो सेंट्री एसिनर है इसकी जो साइट है वो है एपेक्स, मतलब एपेक्स पे जो भी होंगे उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करती है। सिवियर एम्फाइसीमा में ये जो सेंट्री एसिनर की बात की है, सिवियर केस में ये डिस्टल एसिनस को भी इन्वॉल्व कर लेती है। यहाँ पे तो अभी हम लोग प्रॉक्सिमल की बात कर रहे हैं ना, ये डिस्टल को भी ये इन्वॉल्व कर लेती है। और फिर अगर डिस्टल को कर लिया सिवियर केसेस में, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन करना पैन एसिनर से ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये जो है मोस्ट कॉमनली सिगरेट स्मोकर्स को में हमें दिखने को मिलती है। नॉर्मल देख लो, नॉर्मल जो हमारे एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलर डक्ट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ये सब कैसे हैं? ये पूरा एसिनस आपको दिख रहा है। लेकिन जब इनके अंदर एम्फाइसीमा होता है तो ये लोग जो हैं डायलेट हो जाते हैं। यू कैन सी ओवर हियर डायलेशन कितनी प्रोमिनेंट दिख रही है, डायलेशन हो रही है। रीजंस हम देखेंगे कि क्यों होती है, अभी हम देख रहे हैं कि लोकेशन वाइज इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और जो पैन एसिनर है, पैन का मतलब होता है सारे, हम बोलते हैं ना पैन साइटोपिनिया हो गया। पैन साइटोपिनिया का मतलब कौन सा होता है कि सारे के सारे सेल्स की कमी हो जानी। तो पैन का मतलब है सारे, कि दोनों ही प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं। तीसरा जो केस है दैट इज पैरासेप्टल, इसे हम लोग डिस्टल एसिनर भी बोल देते हैं। इसके केस में क्या होता है, प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है वो नॉर्मल ही होता है, डिस्टल पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। पैरासेप्टल को हम लोग डिस्टल भी बोल देते हैं। सो पैरासेप्टल और डिस्टल, तो डिस्टल पोर्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके,
और ये ज़्यादातर प्लूरा के साथ चिपका चिपका रहता है। तो प्लूरा जहाँ जहाँ है, जैसे पेरिफेरी में है तो ये पेरिफेरल जोन्स में ज़्यादा रहता है। पैन एसिनर कहाँ ज़्यादा रहता है? बेस के पास। सेंट्रा एसिनर मतलब जो सेंटर में है वो कहाँ कहाँ रहता है ज़्यादा? एपेक्स। अगर सिवियर फॉर्म हो जाए ना तो कहीं पे भी जा सकता है। मेन लोकेशंस जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि एपेक्स इज सेंट्री एसिनर, ओके, पैन एसिनर इज बेस। देखो पैन जो होता है, जो हम पैन तवे पे रखते हैं, उसका हम बेस देखते हैं कि बेस उसका अच्छा होना चाहिए, है ना, तभी जो है वो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो बेस हम उसका चेक करके लेते हैं। सेंट्री एसिनर, सेंटर में जो इंसान कोई भी चीज़ में होता है, जैसे मान लो कोई डांस परफॉर्मेंस है तो उसमें जो सेंटर में इंसान होता है वो हमेशा टॉप का लेते हैं, हम एपेक्स का लेते हैं। तो A1 एपेक्स इज सेंट्री एसिनर, तो सेंटर में इज एपेक्स। और पैन हम बेस चेक करके लेते हैं, तो पैन वाले जो है मेनली बेस में होते हैं। देन पैरासेप्टल या फिर डिस्टल, अब जो दूर हैं, डिस्टल हैं, दूर दूर हमें दिख रहे हैं, वो पेरिफेरी में है, मतलब जो है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहे, तो फिर वो तो साइड्स में ही है ना, वो हमें दिख ही नहीं रहे। देन कम्स द इरेगुलर, इरेगुलर में कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि इनहेल की हमने सिगरेट स्मोक, मोस्ट ऑफ द टाइम सिगरेट स्मोक से होता है। मैंने क्या बोला कि एक तो एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोक से होता है, दूसरा कौन सा? ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। कोई भी ऐसी सिगरेट स्मोक ली, कोई ऐसे पार्टिकल्स हमने लिए जो कि लंग को डैमेज करेंगे, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, ओके, पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। जेनेटिक में PIMM एक जीन है जो कि नॉर्मल है, अगर PIZM हो जाए तो दैट इज़ हेट्रोजाइगस, और PIZZ हो जाए तो दैट इज़ होमोजाइगस। तो मतलब इस केस में एक एंजाइम है दैट इज़ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये वाला जो एंजाइम है ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है प्रोटीएज को, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रोटीएज को तोड़ता है। प्रोटीएज या फिर इलास्टेज जो है उसे तोड़ता है। ये अल्फा-1 ट्रिप्सिन है, ये होता है क्रोमोसोम नंबर 14 पे। PI का मतलब होता है प्रोटीएज इनहिबिटर, तो ये प्रोटीएज को इनहिबिट ही कर रहा है ना अल्फा-1 ट्रिप्सिन। इलास्टेज का काम होता है इलास्टिन को तोड़ना, और इलास्टिन का काम होता है हमारे अंदर के ब्रोंक्यूल्स की शेप को मेंटेन करना, ताकि जो एल्वियोलाई है जब वो एयर को लें अपने अंदर तो वो डायलेट हो जाए और उसके बाद एक्सपायर करने के लिए वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो वो जो चीज़ें हैं वो मेंटेन करता है हमारा इलास्टिन की, उसकी जो शेप है, जैसे सरफेस एरिया, ठीक है, ये हमारी सरफेस एरिया जो है इससे ज़्यादा हो जाता है। अगर इलास्टिन ना हो तो वो जो है डायलेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमें दिख रहे हैं ना कि वो ऐसे जुड़ा जुड़ा सा रहता है, तो वो इलास्टिन की वजह से रह रहा है। अब इलास्टेज जो है वो इस इलास्टिन को इनहिबिट कर देता है। कुछ नहीं है, इतना सिंपल है, क्या करना है बस इतना याद रख लो, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो इनहिबिट करेगा इलास्टेज को। वो क्या करेगा? वो इनहिबिट करेगा इलास्टेज को, और इलास्टेज जो है वो इलास्टिन को तोड़ेगा। इलास्टिन का काम क्या था? कि इसको अपनी शेप में रखना। ओके, ये सब हमें समझ आ गया। हमें समझ आ गया कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी जो शेप है वो मेंटेन नहीं रहती। हम बात कर रहे हैं सिगरेट स्मोक की, तो सिगरेट स्मोक का इससे क्या लेना देना है? स्मोकिंग की, एयर पॉल्यूटेंट लिया, प्लस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या? कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है। इसने क्या करना था? इलास्टिन को तोड़ने वाले को रोकना था। तो अब क्या हो रहा है? 3 केस हैं कि इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, एपोप्टोसिस सेनेसेंस आती है, इनकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स, क्योंकि जो टोबैको स्मोकिंग होती है ना, कोई भी ऐसा पॉल्यूटेंट जब हमारे लंग्स में आता है तो फिर एल्वियोलाई के जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं उन्हें खाने पीने के लिए। तो मैक्रोफेजेस आएंगे, वो क्या करेंगे? वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो रिलीज़ करवाएंगे। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन कौन है? जैसे कि ल्यूकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8, या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये जो हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? न्यूट्रोफिल्स वगैरह को लेके आएंगे और मैक्रोफेजेस को लाएंगे, और ये जो न्यूट्रोफिल्स आएंगे आगे, ये रिलीज़ करते हैं प्रोटीएजेस और इलास्टेजेस। तो अब क्या हो रहा है कि इलास्टेज की अमाउंट जो है वो बढ़ रही है, लेकिन अगर हमारे पास एंटीट्रिप्सिन है तो वो इसे कर देगा, कुछ हद तक कर देगा। लेकिन हमने बोल दिया यहाँ पे अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि अल्फा-1 की डेफिशिएंसी है तो ये नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहे हैं और अल्फा-1 की डेफिशिएंसी है। तो अब क्या होगा? डैमेज होगा। अब जो है हमारी जो एल्वियोलाई हैं, एसिनाई हैं, वो टूटेंगे, उनकी वॉल्स टूटेंगी, उनका सरफेस एरिया कम होगा, एम्फाइजीमा होगा। ये वाला जो भी मैंने कहानी बताई है, इसमें कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, ठीक है।
अब एम्फाइसीमा की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर लार्ज एल्वियोलाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलास्टिन जो है वो नहीं रहता, तो वो लार्ज हो जाते हैं। ओके, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और वो थिन सेप्टा से वो सेपरेटेड होते हैं। साथ में उनके पास पोर्स निकल आते हैं, दैट इज़ पोर्स ऑफ कॉर्न। ये एक इंपॉर्टेंट है, पोर्स ऑफ कॉर्न किसके अंदर होते हैं? एम्फाइसीमा के अंदर। और लंग जो है वो ओवर इन्फ्लेटेड है, तो लंग जो है कभी कभी क्या करता है, ओवर इन्फ्लेशन की वजह से वो हार्ट को ओवरलैप भी कर सकता है, क्योंकि साथ में हार्ट बड़ा ना, उसे ओवरलैप कर सकता है। तो अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। डिस्निया जो है वो फर्स्ट सिम्टम होता है, यूजुअली पहला सिम्टम होता है ये, और धीरे धीरे ये बढ़ता भी है। और क्या होता है कि हमने बोला कि जो हमारी लंग है वो एक्सपैंड होगा। क्यों एक्सपैंड होगा? क्योंकि जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो रही हैं, और फिर वॉल्स के डैमेज होने से एक्सपेंशन हो रही है सैक्स की, उसकी वजह से जो पूरा लंग है वो भी एक्सपैंड होगा। तो हमारे पेशेंट्स के जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर होता है ना चेस्ट का, आगे से लेके पीछे तक का जो डायामीटर है वहाँ पे लंग्स पड़े हैं, वो इंक्रीज़ हो जाता है इसकी वजह से, लंग्स के इंक्रीज़ की वजह से। तो एक पर्टिकुलर चेस्ट होती है दैट इज़ बैरल शेप्ड चेस्ट। तो ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग पूछते हैं कि जो एम्फाइसीमा है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये बैरल शेप्ड चेस्ट ज़रूर लिख लेना, भूलना मत। ये बैठते ज़्यादा हैं, ऐसे बैठते हैं, और ऐसे वो नहीं होता हंच निकालना, खुब निकालना, ऐसा होता है कुछ की हंच निकाल के बैठते हैं ताकि वो जो है अच्छे से वो एक्सपायर कर सकें। ये जो एम्फाइसीमिक पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी ऑक्सीजनेशन जो है वो सही से नहीं होती, तो वो हाइपर वेंटिलेट करते हैं। हाइपर वेंटिलेट खुद करते हैं, मतलब ऐसे बार बार अंदर बाहर सांस करते हैं, हाइपर वेंटिलेट करते हैं, क्योंकि उनकी जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट नहीं हो रही सही से, सरफेस एरिया कम है ना इनका, तो बाहर निकालना अंदर निकालना मुश्किल है उनके लिए, तो वो हाइपर वेंटिलेट करते हैं। हाइपर वेंटिलेशन के चक्कर में उनकी जो ऑक्सीजनेशन है वो सही हो जाती है, वो काफ़ी हो जाती है ऑक्सीजनेशन, तो उल्टा उनके जो चीक्स वगैरह हैं वो पिंक हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पिंक पफर्स। लेकिन ये जो पिंक पफर्स हैं ये सिर्फ इनिशियल स्टेजेस के लिए हैं। जब ज़्यादा एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं, जब लेट स्टेज आती है, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया लंग टिश्यू का, तब जितना मर्जी ये लोग हाइपर वेंटिलेट कर दें, ऑक्सीजनेशन पूरी नहीं हो पाएगी। और ऑक्सीजनेशन पूरी नहीं हो पाएगी, और साथ में अगर, क्योंकि हमने बोला ना कि ये जो एम्फाइसीमिक पेशेंट्स हैं उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है, बिकॉज दोनों ही स्मोकिंग की वजह से ओरिजिनेट होते हैं, तो अगर उनको ब्रोंकाइटिस भी हो जाए, ऑक्सीजनेशन और कम हो जाएगी। तो उनके केस में, लेट स्टेज वालों के केस में क्या होता है कि साइनोसिस हो जाती है। साइनोसिस क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेशन जो है वो सही से नहीं हो पा रही है। साइनोसिस की वजह से, दैट इज़ ब्लू कलर, तो उनको हो जाते हैं ब्लू ब्लोटर्स, मतलब उन्हें बोलते हैं ब्लू ब्लोटर्स। लास्ट जो केस है, एक कॉम्प्लिकेशन आती है कंपेंसेटरी एम्फाइसीमा में। क्या होता है कि एक साइड का पोर्शन अगर हमने सर्जरी के टाइम पे रिमूव कर दिया, जैसे ये लंग था, इसको हमने रिमूव कर दिया, तो दूसरा जो लंग है कंपेंसेट करने के लिए अपने आप को ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है। दूसरा लंग के ऊपर सारा आ जाता है, सारा जिम्मा इसके ऊपर आ जाता है, तो ये जो है वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता है और एम्फाइसीमा जैसी अपीयरेंस आएगी उसमें। और एम्फाइसीमा के केस में जो FEV1 है, दैट इज़ फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एट फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में जो ये वाला FE1 है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि अच्छे से एक्सपायर नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो इलास्टिन है वो सही नहीं है और वो अच्छे से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी टोटली एक्सपायर हम करते हैं फोर्सफुली, वो नॉर्मल ही है, अगर नॉर्मल नहीं है तो नियर नॉर्मल है। इतना है कि ये दोनों जो है, ये जो रेशो है ये कम हो जाती है एम्फाइसीमा में। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट एम्फाइसीमा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।